हेलो आप सब लोगों को। वर्ड से रिलेटेड इस डिस्कशन में आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो आप समझने की कोशिश करो। एक चिंता हम लोगों के दिमाग में हमेशा बैठी रहती है कि हमारी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए, कैसे याद करें, क्योंकि परेशानी आपको एक होती है कि याद करते हैं भूल जाता है। समस्या दो जगह है, भूल जाता है का। पहला यह कि तुम्हारे साथ ही अकेला कोई स्पेशल नहीं घटना घट रही है कि तुम भूल रहे हो, ये सब कोई भूलता है। इसको मुद्दा नहीं बनाओ, क्योंकि अगर ये बोलते हो तो ये एक ऑब्वियस चीज है। जैसे वैसे ही हो कि मैं खाता हूं तो पेट भर जाता है, वैसा ही है कि याद करता हूं तो भूल जाता है। वो भूलोगे आप, इसको मत लो। दूसरा ये कि आप जब वर्ड्स कितना करें, क्योंकि जब आप भूलोगे तो आप जो भी कर रहे हो ना वो अधूरा लगता है। अगर आपके पास टिकता रहता अगर वर्ड, तो आपको नॉर्मल अच्छा लगता कि हम याद कर रहे हैं, हमारे पास टिका हुआ है, स्टॉक और बढ़ा, स्टॉक और बढ़ा। बट जो आपने स्टॉक तैयार किया वो भी कुछ दिनों के बाद उसमें खराबी आने लगती है, वो कम होने लगता है। और ये जो भूलने का जो सिस्टम होता है उसका कारण एक है कि आप अपने वर्ड्स को जब आप करते हो तो उसका कोई प्रोसेस नहीं होता। बस प्रोसेस वही जो बचपन में हमको बताया गया, वर्ड ले लो, रट लो, उसके बाद उसको ढक दो, आंख बंद करके सोचो। अब समस्या यह है कि जब आप आंख बंद करके सोचोगे तो वर्ड आपको याद नहीं होता, आपको जगह बहुत कुछ याद हो जाता है। बचपन में जब दिमाग सोच नहीं पाता ना, तो वो क्या करता है कि वो याद करने की कोशिश करता है, वो रिपीट कर करके याद करने की कोशिश करता है। और जब तुम्हारे एज में होता है तो वो जगह याद कर लेता है, ऊपर से चौथा वर्ड था, यहां पे कहीं लिखा हुआ था, मोटा मोटी उसको जगह याद हो जाता है, जिसको याद होना नहीं बोलते। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे ना तो आपके पास इतने सारे पेजेस आपने देखे हैं कि कौन सा टिका हुआ है नहीं पता चलेगा। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि अंडरस्टैंडिंग यहां भी छोड़ने की चीज नहीं है। वर्ड वर्ड को करने में भी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं छोड़नी है। और अंडरस्टैंडिंग जितना आप करोगे वर्ड से रिलेटेड, ये नहीं कि अभी कंप्रीहेंशन पढ़ना, अभी कंप्रीहेंशन की बात नहीं हो रही है। वर्ड्स जब तुमको मिले तो जो तुम जितना अपना काम करोगे अंडरस्टैंडिंग से, जितना मीनिंग से अलग हट के कुछ वर्कआउट करोगे ना, उतना ही तुमको फायदा मिलेगा। जैसे मैं तुमको बताऊं, वर्ड्स के दो कैरेक्टर होते हैं। पहला जार्गन, और दूसरा डेली एक्सपीरियंस वर्ड्स। जार्गन उन शब्दों को कहा जाता है जो टेक्निकल, इनको टेक्निकल वोकेबलरी बोलते हैं। टेक्निकल वोकेबलरी का मतलब कि जो उस क्षेत्र में काम कर रहा है उसके लिए वो वर्ड एकदम आम जीवन का वर्ड है। जैसे हमारे लिए कम, गो, प्ले, ईट है, वैसे ही उस क्षेत्र में। जैसे हम में से हो सकता है कि बहुत लोगों को अगर मैं ये बोलूं SAUTE, सॉटे, तो हमें हो सकता है कि इसका मीनिंग नहीं पता हो, क्योंकि हम उस क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन एक क्लिनरी, दैट इज खाना पकाने वाले आदमी से तुम ये पूछो, उसके लिए ये डेली लाइफ का वर्ड है। अब कहा यह जाता है कि जार्गन एक प्रोसेस बताता है। सॉटे अगर मैं नॉर्मल बोलूं तो धीमी आंच पे किसी चीज को लाल होने तक, मतलब बहुत डीप नहीं, मतलब एक जनरल फ्राई करना, कम शैलो फ्राई जिसको बोलते हैं, करना। अब या तो इतना पूरा लिखा जाए, और नहीं तो जो उधर खाने पकाने जुड़े उनको बोले कि इस सब्जी को थोड़ा सॉटे करो, तो वो उसको आराम समझ में आ जाएगा। अब ये वर्ड तुमको अपने आम जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम उधर से जुड़े हुए नहीं हो।
खाना पकाने की बात होगी, कहीं पे कोई सब्जी वब्जी भूनने की बात होगी, तो तुम्हारे पास सॉर्टे वर्ड लिखने के बीच में मिल सकता है। बट जरा सोचो कि खाना पकाने वाला प्रोसेस कितने जगह तुमको मिलेगा, कंप्रिहेंशन में, क्लोजर्स में नहीं मिलेगा। तो ऐसे वर्ड्स तुमको रेयरली कभी मिलेंगे। और समस्या यह है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे शब्दों की भरमार रहती है। जो सैनिक अपने कंधे पे जो लगाते हैं, जिससे उनके रैंकिंग का ज्ञान होता है, उसको क्या बोलते हैं? भाई डिफेंस वाले आदमी को आराम से पता होगा, हमको क्यों पता? तो तुम्हारे पास जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो उसमें से बहुत सारे वर्ड्स, जो टिपिकल वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के होते हैं, वो तुम्हारे जार्गन होते हैं। और जार्गन तुम्हारे लिखने, बोलने, पढ़ने में कहीं नहीं मिलेगा, ना न्यूज पर मिलेगा, तुमको वहीं मिलेगा जब उसको वो पूछ देगा। और उसके बाद हम लोग जो किताबें बनाते हैं उसका मीनिंग लिख देते हैं। पहला ये। दूसरा जो पार्ट होता है वो आम जीवन के शब्दों का होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आम जीवन के शब्द, आम जीवन के शब्द का मतलब ये तुम्हारे पास, तुम अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में इसको आराम से ऐड कर सकते हो। वो सैनिक वाले पट्टे की बात नहीं हो रही है, ये हो रहा है जिसका होना नहीं टाला जा सके, जो होगा ही, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। ये तुम्हारे आम जीवन का वर्ड है। पहले क्या होता था एग्जामिनेशन में, मैं बहुत सालों से उसके प्रोसेस को कर रहा हूं, एसएससी के प्रोसेस को देख रहा हूं मैं। पहले होता था कि वो जार्गन बहुत ज्यादा रहता था, और जार्गन की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक थ्योरी था कि आप पीछे के चीजों को याद कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका हो जाएगा। अब क्या है कि उसने ऐसे शब्दों को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका और इसका मेल हो गया है। और ये वो वर्ड हैं जो तुमको सिनोनिम एंटोनिम में मिलेंगे, जो तुमको फिलर्स में मिलेंगे, वो सारे वर्ड्स तुमको मिलेंगे। इधर वाले वर्ड ये ना तुमको सिनोनिम एंटोनिम में देगा, ना तुमको फिलर में मिलेगा। तो ये टिपिकल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अपना वर्ड है, और ये तुम्हारे को हर जगह काम करेगा। अब अगर आप अपने वोकैब के लिए सिनोनिम एंटोनिम पे वर्कआउट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि पहले वन वर्ड से शुरू करो ना, वन वर्ड के सेक्शन से तुम शुरू करो, तुमको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। तुम्हारा वन वर्ड का ढेर सारा वर्ड तुम्हारे डेली लाइफ से जुड़ा होता है, तो तुम्हारे सिनोनिम एंटोनिम का भी काम हो जाएगा, और बहुत कुछ काम हो जाएगा, और वन वर्ड के भी तुम ये वर्ड याद कर रहे हो। और ध्यान रखना कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमेशा तुम टारगेट अपने प्रीवियस ईयर के लिस्ट को ही करना, बाहर से खोजने की कोशिश मत करो। मैंने तुमको बोला था इडियम फ्रेज में भी कि इडियम फ्रेज में भी पहले के जो पूछे गए हैं उन्हीं को टारगेट करो, क्योंकि नया अगर वो निकालेगा ना, अभी मेरे को एक वर्ड याद आ रहा है कि जूते में, एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं दिखाई पड़ा, कि जो काउबॉयज होते हैं, जो घोड़ों का देखभाल करते हैं, जो घोड़े चराते हैं उनका देखभाल करते हैं, उनके जूते में एक घिरनी टाइप का लगा रहता है उनके पीछे के पार्ट में, उसको क्या बोलते हैं? भाई ये जब पूछेगा तो तुम्हारे लिस्ट में कहीं ना कहीं होगा, अदरवाइज तुम इसको कहां खोजोगे? इसका कोई लिस्ट नहीं है। सो तुमको जब वर्ड करना है तो तुम याद रखना कि जब तुम वर्ड करो तो तुम अपने आप को ये बोल लो कि ये जार्गन है कि डेल लाइफ का वर्ड है, क्योंकि डेल लाइफ के वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम में बनेगा, और जार्गन का ना सिनोनिम बनेगा ना एंटोनिम बनेगा, कहीं नहीं, ये सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछेगा। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं आपको डिस्कस करने के लिए, आप जरा ध्यान दो वर्ड्स का। तुम इसमें से वर्ड्स को देखो। एलिजिबल, ये तो अगर मैं इसको नंबरिंग करूं, अगर मैं डेल लाइफ के वर्ड्स को मैं नंबर 2 बोलूं और जार्गन को मैं अगर नंबर 1 बोलूं, अगर नंबरिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम्हारे इस लिस्ट में ये तुम्हारा जार्गन है, ये तुम्हारा जार्गन है, ये तुम्हारा जार्गन है, ये जार्गन है,
ये तुम्हारा डेली एक्सपीरियंस का वर्ड है, ये डेली एक्सपीरियंस का है, ये डेली एक्सपीरियंस का है, ये जार्गन है, ये जार्गन है, और ये जार्गन है। सोचो, मैंने इतना लिया। अब तुम चिंता मत करो कि तुमको जार्गन वर्ड्स नहीं आते हैं। अगर तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी है तो तुमसे एक्सपेक्टेड है कि इनएविटेबल, इनएक्सेसिबल और इलेजिबल का मतलब तुमको समझ में आ रहा हो, तुमको इसका मतलब समझ में आ रहा हो, ये तुमसे एक्सपेक्टेड है। तुमसे एक्सपेक्टेड ये नहीं है कि आइकोनोमेट्री का मतलब तुमको आए, या इंसिविज्म का मतलब आए, शैग का, एंजियोलॉजी का। और ये वर्ड्स चूंकि टिपिकल मीनिंग के हैं जो तुम्हें कहीं नहीं दिखेंगे, तो इन वर्ड्स का रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इन वर्ड्स का रिवीजन तुमको बहुत करना पड़ेगा। ये वर्ड्स तुमको बहुत जगह पे मिल जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम में मिल जाएंगे, और तुम अगर यहां याद कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि तुमको अपने को सबसे पहले स्टेज पे ये लाना है कि ये डेली एक्सपीरियंस का वर्ड है और मीनिंग से पता चल जाएगा, या फिर ये टिपिकल जार्गन। जार्गन का मतलब ये ऐसा पार्ट है जिसको हम आम जीवन में नहीं मिलता हमको। पहली चीज तुम्हें ये डिसाइड करनी होगी। अब अगर तुम जार्गन में भी देखो तो तुम अगर ये देखो कि ये अगर यहां पे ISM लिखा है तो ये एक फिलॉसफी होता है, जैसे पॉजिटिविज्म, जैसे और कोई वर्ड मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, ये एक टाइप ऑफ फिलॉसफी है। अगर लॉजी देखो तो सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये किसी चीज का स्टडी है, वैसे ही ये स्टडी है। और ये सारे जो वर्ड्स हैं ये टिपिकल है। अब तुमको जार्गन को बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा, और जो तुम्हारे जो नॉर्मल वर्ड्स हैं वो तुमको मिलते चले जाएंगे, का हर जगह मिलेगा। सिनोनिम एंटोनिम में 25 बार तुमको इनएविटेबल मिलेगा। अब तुम इसके मीनिंग को जरा समझने की कोशिश करो। इस वर्ड में देखो क्या होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग का एक पार्ट ये है कि अगर किसी ने अपने अंडरस्टैंडिंग को अपने सामने रखा, अब वो चाहे ग्रामर कर रहा है, चाहे वो वोकैब के पार्ट्स कर रहा है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कर रहा है, क्लोजेस्ट कंप्रीहेंशन, फीलर्स, तो वो कहीं भी करेगा ना, तो जिसके लिए अंडरस्टैंडिंग प्राइम है, मेन फैक्टर है, वो पहले उसमें कुछ हेल्प खोजने की कोशिश करेगा, अपने पहले के अनुभव को लगाने की कोशिश करेगा। अगर वो अनुभव पहले वाली चीजें उसमें कहीं लग गई तो उसको याद करना आसान हो जाएगा। देखो तुम इस बात से मेन चिंतित हो कि तुमको याद करना है, उसमें भूलना ज्यादा होता है। अगर तुम पहले की याद वाली चीजों से इसमें कुछ जोड़ दो तो वो भूलने का उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, वो पहले की चीजों से जुड़ गया, इसीलिए सिनेमा की कहानी आपको ज्यादा याद रहती है। हर एपिसोड पिछले वाले एपिसोड से जुड़ा रहता है। तुम एक एपिसोड करो और वो माले की तरह, धागे की तरह सामने निकल के चला आएगा, पूरी कहानी आ जाएगी, अलग अलग नहीं है। अब जरा इस वर्ड को देखो तुम, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है आइकॉन, और आइकॉन तुम जानते हो, हम किसी को बोलते हैं कि ये आदमी इस फील्ड का आइकॉन है, मतलब उसमें जैसे कोहली को बोला जाए कि वो क्रिकेट में आइकॉन के लेवल पे पहुंच गया, धोनी आइकॉन के लेवल पे है। अब ये कभी कहीं ना कहीं तो आइकॉन से ही जुड़ा हुआ है, और आइकोनोमेसी का मतलब होता है आइकॉन वर्शिप। हम लोग आम लोग जो होते हैं वो आइकॉन को वर्शिप करते हैं, मतलब उसकी पूजा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, इत्यादि आदि, प्रशंसा पूजा जो भी आप बोलो करते हैं हम लोग। उसी बात के विरोध को कि आइकॉन वर्शिप नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग आइकोनोमेसी बोलते हैं। ये आइकॉन लोगे ना, तो आइकॉन से पहले के एक्सपीरियंस से जोड़ लोगे तो तुमको बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि हम इसका मीनिंग कैसे लें। दूसरा तुम्हारा वर्ड है इंसिविज्म। अब ये स्टडी है, स्टडी किस चीज का, कि लोग, पीपल
अपने ड्यूटीज को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, लोग अपने ड्यूटीज को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, उसके स्टडी को इंसिविज्म कहा जाता है। अब इसमें तुमको कोई हेल्प नहीं मिलेगा, तो इसको तुम्हें करना पड़ेगा। याद, शैग, मैंने कहा था कि वर्ड का मीनिंग में बहुत बार ऐसा ऐसा पार्ट होता है कि उसके स्पेलिंग में कुछ ना कुछ तुमको हेल्प मिल जाता है। तुम जब भी वर्ड करते हो ना, तो ये ध्यान रखो कि अपने अनुभवों से उन शब्दों को जोड़ो, क्योंकि जो शब्द तुमको अनुभव से नहीं जुड़ेगा उसको तो बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। वो जब करोगे भूल जाएगा, याद करोगे 2 घंटे में गायब हो जाएगा वो। लेकिन अगर अनुभव से जुड़ने पे ना, वो तुमको हेल्प मिलता है। अब तुम शैग को पढ़ो, मतलब सोचो कि इसके उच्चारण में कैसा लग रहा है, और इसके मीनिंग को मैं बोलता हूं। अगर बाल हमारा, जैसे शैगी हेयर बोलते हैं, एकदम उलझा हुआ, एकदम गुच्छा बना हुआ है, तो अगर हम हेयर से इसको जोड़ लें, गुच्छा बना हुआ उलझा हुआ बाल, तो तुम शैग को मास ऑफ टैंगल्ड हेयर, टैंगल्ड मतलब उलझा हुआ हेयर, तुम्हारा हो जाएगा। एंजियोलॉजी, अब जरा सोचो कि एंजियोलॉजी किस चीज का स्टडी होगा। एंजियोलॉजी या तो ब्लड, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, इनका स्टडी को एंजियोलॉजी कहा जाता है। अगर तुम क्लर्जी बोलते हो, तो किसी भी धर्म में जो पुजारी लोग होते हैं, वर्शिप से जुड़ा हुआ वर्ड है ये, उनको हम लोग क्लर्जी बोलते हैं, वर्शिप से जुड़ा हुआ वर्ड है। एड्रेनलिन एक एंजाइम शायद बोलेंगे आप, आपको पता होगा। जब आप डरते हो, गुस्सा होते हो, तो उसको, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी में एक एंजाइम सीक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रेनलिन। जब आप उत्तेजित होते हो, रोमांचित होते हो मैच देख के, तो वो जो भीतर से एनर्जी नजर आते हैं, वो एड्रेनलिन के सिक्रेशन के चलते होता है। इट्स अ टाइप ऑफ एंजाइम जो उसके उस परिस्थिति के अनुभव से आपको सेट करती है। एंड इटिमोलॉजी, ये जो इटिमोलॉजी है, ये वर्ड से है, शब्द कब पैदा हुआ, शब्दों के विज्ञान को इटिमोलॉजी कहा जाता है। इनएक्सेसिबल, ये वर्ड बना है एक्सेस से, जहां हम पहुंच न सकें, जहां हमारी पहुंच ना हो, जो अनुपलब्ध हो, अनअवेलेबल भी होता है। इनएविटेबल, ये अवॉइड से बना है, एंड दैट इज अनअवॉइडेबल, जिसको हम टाल ना सकें, अनअवॉइडेबल है ये। एंड लेजिबल, जब भी तुम रखो तो इसको हैंडराइटिंग से जोड़ लो। ऐसी हैंडराइटिंग जो आसानी से पढ़ा जा सके उसको लेजिबल बोलते हैं, और ऐसी हैंडराइटिंग जो हम ना पढ़ सकें उसको इलेजिबल बोलते हैं। ये तुम्हारा 2 3 4 वर्ड था जो आम जीवन का वर्ड था, और अब यह देखो, ये पुजारी वाला हो गया, ये एक एंजाइम है, शब्दों के विज्ञान को बोलते हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल्स का स्टडी को बोलते हैं, मास ऑफ टैंगल्ड हेयर बोलते हैं, नेग्लेक्ट ऑफ सिविल ड्यूटीज बोलते हैं, आइकोनोमैसी, आइकॉन वर्शिप के विरोध को कहा जाता है। थियोलॉजी, अब ये तुम्हारे को सिस्टम में नहीं सेट होगा, क्योंकि ये स्टडी नहीं है। अब इसमें अगर बोले तो तुम्हारा जार्गन यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, और यहां है। इतने जार्गन है, तुमको नहीं मिलेंगे कहीं पे। तुम्हारे को जब ये पूछेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तभी तुमको मिलेगा ये। तो ऐसे वर्ड्स को रखना है। ये बाकी के वर्ड्स तुम्हारे सिनोनिम एंटोनिम के ही वर्ड्स हैं। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में से कुछ निकाले थे, देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं। अब यूलॉजी
एकदम नया वर्ड है, इसको हम लोग प्रेज से जोड़ते हैं, किसी की प्रशंसा। शैगरिन नाराजगी से जोड़ते हैं। कोई आदमी गुस्सा है क्योंकि उसके मन लायक काम नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड शैगरिन। मैं पहले 2 नंबर वाले को टेकअप कर लेता हूं। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। इक्विवोकल, ये वर्ड तुमको अनइक्विवोकल से आराम से मिल जाएगा। और इक्वी का जो मतलब होता है वो ये होता है, और वोकल, वोकल मतलब बोलने वाला, जो अपने बोलने में दोनों पक्षों का ध्यान रखता है, इक्वली दोनों का ध्यान रखता है। मतलब डाउटफुल इन मीनिंग, वो कमिट अपने आप को नहीं कर रहा है, इधर भी बोल रहा है, इधर भी बोल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड इक्विवोकल। ऑन द अदर हैंड अनइक्विवोकल एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है अपने बोलने में। आर्टिकुलेट, जो वक्ता बहुत कुशल हो, ये स्पीकर से जोड़ते हैं, जो वक्ता एकदम क्लियर क्लियर बोले। आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इज एन आर्टिकुलेट स्पीकर, वो बोलने में बहुत आर्टिकुलेट है, स्पष्ट एकदम क्लियर इंप्रेसिव बोलने वाला। एम्बिवेलेंट, अब देखो एम्बी का भी वही मतलब होता है दोनों जगह पे। एम्बिवेलेंट ओपिनियन से जुड़ता है, ये ओपिनियन से जुड़ा हुआ वर्ड है। मतलब जिसका ओपिनियन एक तरफ कमिट नहीं हो, दोनों तरफ में, फॉर में भी रखे दिमाग में रखता है, अगेंस्ट में भी, मतलब पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है। सो वो कमिट नहीं कर पाता, मतलब वो अस्पष्ट नहीं है। सो इक्विवोकल एम्बिवेलेंट को एक साथ जोड़ लो। अब इन शब्दों को देखो। पोर्सिलेन, वो बोन चाइना, जो जिसे कब चाइना मटेरियल, वो क्ले को गर्म करके वो उससे बर्तन जो बनाया जाता है, चाइना, बोला हम लोग बोलते हैं ना कप प्लेट, बर्तन होते हैं चाइना, उसी को पोर्सलेन भी कहा जाता है। जेनोफोबिया, अब देखो यहां पे फोबिया है, डर है, किससे? अजनबी से। कभी अजनबी का डर बोलता है, कभी भीड़ का डर बोलता है, वो जो भी आप ले लो, अजनबियों से डर को, विदेशियों से डर को जेनोफोबिया कहा जाता है। अब जरा देखो तो, आर्कोलॉजी किस चीज का स्टडी हो सकता है ये? आर्कोलॉजी, इसको मैंने सोचा ऐसे कि ये आर्कियोलॉजी से क्यों नहीं जोड़ा जाए। वो तो वर्ड आपका जाना पहचाना होगा, वो पुरातत्व शास्त्र। आर्कोलॉजी को हम लोग सिटीज से जोड़ते हैं। ये सिटीज के कंस्ट्रक्शन का एक तरीका है। जब हम सिटीज में वर्टिकल लंबे लंबे बिल्डिंग्स बनाते हैं, ताकि उन बिल्डिंग्स में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को हम रख सकें, जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, वर्टिकल सिटीज। अब जरा सोचो, जो मैं मीनिंग बता रहा हूं कितना टेक्निकल टाइप का चीज है, ये आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है, और वो भी फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर। बहुत सारे विदेशों में, अब हमको अगर शहर की संख्या बढ़ रही है, तो या तो हम हॉरिजॉन्टली बढ़े, तो जो शहर गांव के तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे शहर जब बढ़ने के चक्कर में, वो अगल बगल के जो गांव थे वो भी अब उनका भी शहरीकरण हो रहा है, वहां भी सब चीजों का दाम बढ़ रहा है, मॉडर्न एम्यूनिटी जा रही है। या हम अपने ही टाउन में जो 5 महले की बिल्डिंग है, उसको हम 50 महले की बिल्डिंग बनाते हैं। अब उसमें जितने लोग रहना शुरू किए, वो लोग अगर वहां से बाहर रहते, तो हमको लगता है कि 200 और घर बनाना पड़ता। लेकिन हम उसी बिल्डिंग में, क्योंकि आसमान में तो जब फैलाव नहीं हो रहा है, फैलाव तो जमीन पे हो रहा है, उसी सिस्टम को आर्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, आर्काइव। ये ऐसा जगह तुम्हारे कंप्यूटर में, तुम किसी किसी भी ऑफिस में होता है, जहां पे पुराने सब डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। पुराने डॉक्यूमेंट्स के रखने की जगह को आर्काइव बोलते हैं।
ऑटोक्रेसी। अब जरा सोचो कि ऑटो का एक मतलब होता है एलोन और एक मतलब ऑटोमेटिक होता है, और क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मतलब कोई एक आदमी शासन कर रहा है, मतलब तानाशाही। सो ये तुम्हारा प्रशंसा हो गया, ये तुम्हारा नाराजगी हो गया, ये तानाशाही, ये पुराने दस्तावेजों को रखने की जगह, ये अपने विचार में अस्पष्ट, नॉट क्लियर, अनइक्विवोकल का मतलब एकदम क्लियर, अजनबियों से डर, एम्बिवेलेंट जिसका दोनों तरफ ओपिनियन हो, पक्ष में विपक्ष में, आर्टिकुलेट बोलने में एकदम स्पष्ट, प्रभावशाली, बोन चाइना एंड सिटीज के निर्माण का वर्टिकल वाला तरीके को हम लोग आर्कोलॉजी बोलते हैं। यहां देखो ऑटोफोबिया। अब देखो ऑटो अकेला था, तो जब ऑटोक्रेसी हुआ तो वो शासन से जुड़ा और ये डर से जुड़ा। सो सिंपल, अकेले रहने का डर। एक्वाफोबिया, एक्वा मतलब पानी होता है, जो जिसको पानी से डर लगे, ये तुम्हारा जार्गन, ये जार्गन, ये जार्गन, इन अ वे इसको भी जार्गन ही बोल सकते हो, ये भी जार्गन, जार्गन ही होगा, लेकिन टर्मिनल को हम लोग जार्गन में नहीं रखें। ये जार्गन, ये जार्गन, ये जार्गन, तुम्हारे पास खूब सारे जार्गन है यहां पे। सोचिए, अब एक्वाफोबिया पानी, ऑटो मतलब अकेले से अकेले रहने का डर, हैंगर। अब देखना जरा, एक हैंगर होता है, देखो ऐसे करोगे ना तो तुम्हारे पास ये वर्ड उतना अपरिचित नहीं लगेगा। ये हैंगर लटकाने वाला, और ये हैंगर जहां जहाज आदि को रखा जाता है, जैसे गैराज में हम लोग कार रखते हैं, वैसे एरोप्लेन रखने की जगह को हैंगर कहा जाता है। डैमसेल, अ यंग गर्ल, लस्सी, अ यंग गर्ल। यहां देखो मैडम, मैडमोजेली, ये तुम्हारा फ्रेंच वर्ड है, इसको इसका मतलब है यंग गर्ल, उसको बोला जाता है ब्रूनेटी, अ वुमन विथ ब्राउन हेयर। अब जरा देखिए आप कि आपके पास यंग गर्ल के कितने सारे वर्ड्स हो गए, ठीक है। फिलोलॉजी, अब ये स्टडी है, और ये स्टडी है, ये अपने यहां फिलोलॉजी तुमको नहीं मिलेगा, तुमको वेस्टर्न सोसाइटी में मिलेगा, जब प्राचीन रोमन सभ्यता को सबसे डेवलप माना जाता था, और उस समय के राइटिंग के स्टडीज को फिलोलॉजी कहा जाता है। फिलोलॉजी उस समय के राइटिंग के जो लिखी हुई चीजें थी, उस समय के राइटर्स थे, उनके स्टडी को, क्योंकि लॉजी का मतलब तो स्टडी होता ही है, ये स्टडी होता है। टर्मिनल, जहां पे कोई पब्लिक व्हीकल, जहाज, ट्रेन, बस, जहां पे वो समाप्त हो जाए, उसका रूट वहां खत्म हो जाए, उसको टर्मिनल कहा जाता है, ये जानते होंगे। मोनोफोबिया वही ऑटोफोबिया का भाई है, अकेले रहने का डर, क्योंकि मोनो का मतलब ही तो अकेला होता है ना, सिंगल होता है, तो सिंगल रहने का डर, अकेले रहने के डर को मोनोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट, आप देखो, अनार्किस्ट, वेटिसाइड, सोरोडिसाइड, फिलोलॉजिस्ट, अभी हम लोग किए थे ना। लॉजी होता है स्टडी, एंड ये लॉजिस्ट वन हु स्टडीज, जो पढ़ाई करता है उसकी। सो पुराने राइटिंग्स को, अपने वो उस समय क्लासिकल राइटिंग्स के अध्ययन करने वाले को फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑकुलिस्ट, लिमिवोरस, कैल्सिवोरस, क्रेटोक्रेसी, टैक्सीडर्मिस्ट, बाइलोक्विस्ट, एसेटिक, अमेजन, ये सारा तुम्हारा टिपिकल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। अब ये वर्ड जो बना है, ये व्यक्ति है, फिलोलॉजिस्ट जैसे है ना, वैसे अनार्किस्ट है।
और ये वर्ड है अनार्की से। और अनार्की का मतलब होता है अराजकता, जहां पे कोई कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है। उस सिस्टम को प्रेफर करने वाले को, जब सरकार नहीं हो, अराजकता हो, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो, उस सिस्टम को प्रेफर करने वाले को अनार्किस्ट कहा जाता है। अनार्किस्ट कहते हैं वैसे वैसे लोगों को। तुम जानते हो कि साइड जितना वर्ड होता है ये मर्डर होता है। अब सोरोरी, दैट इज सिस्टर, और वैटी, वेटिकन से जोड़ लो, वेटिकन सिटी जहां पोप रहते हैं। सो प्रॉफिट, किसी पैगंबर, किसी रिलीजियस आदमी के हत्या को वेटिसाइड बोलते हैं, सिस्टर की हत्या को सरोरिसाइड बोलते हैं। वोरस बोलते हैं वो जो खाता है। लिमी, अब जरा सोचना कि इसका मतलब मड होता है, ये कैल्शियम से बना है। कैल्शियम से, और कैल्शियम को, इसको हम लोग जरा लाइम स्टोन कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो मड खाने वाले को, अब जरा सोचो कि ये वर्ड तुमको कहां किस फिलर में मिलेगा, ये कहीं मिलना नहीं है। सो मड खाने वाले को लिमिवोरस, लाइमस्टोन का जब अपर्दन होता है, जैसे लिमिवोरस, वो लाइमस्टोन खाने वाले को लिमिवोरस कहा जाता है। क्रैसीफिश से सिस्टम हो गया। ये देखो, डर्म डर्मिटोलॉजिस्ट, स्किन से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं डेड एनिमल को मरे हुए जीवों में कुछ भर के उसको सजीव बनाने वाले सिस्टम को, उसके स्किन में कुछ चीज डाल के उसको अच्छा बनाने को, कि ताकि वो इंप्रेसिव लगे, वो उसको देखने में सजीव लगे, उसको टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं। बाई का मतलब दो। अब लोक्विस्ट का मतलब, जैसे अभी तुमने किया था ना इलोक्यूशन, बोलने वाले को, तो जिसमें जो दो तरह की आवाजें एकदम क्लियर क्लियर अलग अलग निकाल सके, उसको बाइलोक्विस्ट कहा जाता है। एसेटिक, विनेगर, जिसमें विनेगर बहुत ज्यादा हो, सॉरी, उसको एसेटिक कहते हैं हम लोग, विनेगर बहुत ज्यादा हो। ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जैसे डेमोक्रेसी होता है ना, वैसे क्रेटोक्रेसी है। और ये, इसको बोलते हैं रूल ऑफ पावर, ताकत का राज्य। जिसके पास ताकत है वो राज्य करेगा। अब तुम देख लो, लाइमस्टोन ताकत का राज्य, मरे हुए जानवरों के चमड़ी में कुछ चीज भर के उसको सजीव बनाना, दो अलग अलग तरह की। एसेटिक कंटेनिंग विनेगर, जिसमें विनेगर हो। एंड इमेजिन अ टॉल, एग्रेसिव, बेलिकोस वुमेन, लड़ाकू स्त्री, लंबी चौड़ी, मजबूत। ये हमारे यहां उसको मत जोड़िए, ये एक प्रजाति हुआ करती थी पुराने जमाने में, जिनका काम होता था दुश्मनों से लड़ना। अभी अभी हम लोग अमेजन नहीं बोलेंगे, बस ये दुश्मनों से लड़ने वाली टॉल एग्रेसिव लड़ाकू औरतें, दे आर कॉल्ड अमेजन। ऑक्यूलिस्ट, आप याद करो, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, मतलब नेत्र रोग विशेषज्ञ को हम लोग ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं, और अब ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। बाकी सारा वर्ड हो गया। पुराने क्लासिकल स्टडीज को पढ़ने वाले को फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजी,
वो स्टडी हो गया, ये करने वाला हो गया। मर्डर ऑफ प्रॉफिट, सिस्टर, मड ईटिंग। सो तुम देखो कि तुम्हारे इसको अगर तुम करते हो, अगर ऐसे वाले को, तो सिनोनिम एंटोनिम पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। सिनोनिम एंटोनिम अपनी जगह पे जा रहा है। एंड एक और विंडो में हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब ये तुम्हारा जार्गन, ये जार्गन, ये जार्गन, ये जार्गन, ये जार्गन, इसको हम लोग आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। ये आम जीवन का इस्तेमाल करने का दो दो नंबर में रख सकते हो। ये जार्गन, ये जार्गन, ये जार्गन, ये तुम्हारे आम जीवन का वर्ड, ये भी जार्गन है और ये भी जार्गन है। अब तुम इस वर्ड को देखो, ये वर्ड इक्विस बना है, इक्वी नहीं बना हुआ है, ये इक्वाइन से बना हुआ है। इक्वाइन हॉर्स का एडजेक्टिव है। अब जो घोड़े के मांस को खाए उसको इक्विवोरस कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि वोरस का मतलब ईटर होता है, खाने वाला, तो घोड़े का मांस खाने वाला। अब सोचो कि ये कहां मिलेगा हम लोगों को आम जीवन में। मेमोयर, किसी की जीवनी, किसी का वृतांत, किसी राइटर का, वो किसी फेमस आदमी का मेमोयर, उसने, जैसे विवेकानंद का बहुत सारा मेमोयर है, कब कहां गए, क्या किए उन्होंने, उनका जीवन वृतांत जिसको बोलते हैं। प्रोग्नोसिस एक ऐसे चीजों को कहा जाता है कि हम अभी एनालाइज कर रहे हैं और भविष्य में ये चीजें कैसी होंगी, कैसा होगा, इसका सिचुएशन होगा, उस एनालिसिस को प्रोग्नोसिस कहा जाता है। देखो, इसको तुम ऐसे जोड़ सकते हो डायग्नोसिस से। जब हम लोगों को डिजीज हो जाता है तो हमारे ब्लड आदि को चेक करके बताता है कि तुमको कौन सा रोग हुआ है। प्रोग्नोसिस बोलता है कि तुमको अभी चेक करेगा और बोलेगा कि भविष्य में किस रोग के होने की संभावना है। अभी नहीं है कुछ, भविष्य की संभावनाओं का जो एनालिसिस होता है उसको हम लोग प्रोग्नोसिस बोलते हैं। अभी देखो यहां पे दो जगह पे माइनिया लगा है। माइनिया मतलब उस चीज से वो एकदम हर बार ऑब्सेस्ड है, हर बार वही सोचता है। और किसकी चीज से? ईगो, अपने को लेकर, ईगोमैनिया, अपने को लेकर वो ऑब्सेस्ड है। यहां पे इथनो, ये बनता है ना प्रजाति, कल्चर। सो अपने कल्चर को लेके जो पागल की तरह है, मतलब जो एकदम हमेशा जुनूनी है, उसको, वैसी चीजों को इथनोमैनिया कहा जाता है। और वैसे आदमी को इथनोमैनियक बोलते हैं, क्योंकि इसमें IAC लगा दो तो वो आदमी हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रेटोक्रेसी, ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो गया ना, डेमोक्रेसी की तरह। और ये हो गया आर्म्ड फोर्सेस। सो सैनिकों के शासन को स्ट्रेटोक्रेसी कहा जाता है। डोर्जल, फ्रंट का उल्टा, पिछला भाग, पिछले भाग को डोर्जल कहा जाता है, बैक साइड को। अब वो पिछला डोर्जल मैं बोला तो मेरे को दरवाजा डोर नजर आ रहा है उच्चारण में, तो मैं पिछला दरवाजा दिमाग में रखूंगा, पिछले पार्ट को डोर्जल। स्वान सॉन्ग, किसी का भी शुरुआती नहीं अंतिम कृति। जैसे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स थे, उनकी अंतिम फिल्म थी, उसके बाद उनका शरीर नहीं रहा, तो उसको हम लोग स्वान सॉन्ग बोलते हैं, लास्ट, लास्ट कृति। इलिजी, किसी के डेथ के बाद, किसी का डेथ होने के बाद उनके शोक में जो गीत गाया जाता है, जो पोएम लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड इलिजी। कोई एकदम कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। आइडोल मानिया, आइडोल जानते हो ना, मूर्ति होता है। सो मूर्ति को लेके या उन मूर्ति के पूजा को लेके जो एकदम मैनियक हो, एकदम ऑब्सेस्ड हो, वो वैसे वैसे स्थिति को आइडोल मानिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ओइनोमानिया। अब ये
माइनिया तो यहां भी है, बट ये डिप्सोमाइनिया से जुड़ा हुआ है। डिप्सो मीन्स लीकर, शराब। शराब से जिसको माइनिया, माइनिया मतलब वो उसको एकदम अच्छा लगता है, दिन भर सोचते रहता है या पीता है, उसको ओइनोमाइनिया एंड डिप्सोमाइनिया बोलते हैं। दूसरा एनाइल, एक और वर्ड है, तुमने हो सका सुना होगा, सेनाइल हम लोग बोलते हैं। एनाइल और सेनाइल दो ऐसा वर्ड है जिसका मतलब यह होता है कि बुढ़ापे से जुड़ी हुई, हम ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, बॉडी में कमजोरी आ गई है, जो ओल्ड एज के चलते हैं, ओल्ड एज से जुड़े हुए कमजोरियां या मेंटल हेजीनेस, क्लियरली सोच नहीं पाते हैं, वैसे सिचुएशन को एनाइल या सेनाइल कहा जाता है। ठीक है। एंड पेंटिसोक्रेसी ये भी एक सिस्टम है जहां पे एवरी वर्ड, एवरी वन इज द सेम, जहां पे हर कोई को इक्वल माना जाता है। अब तुम एक बात का ध्यान दो कि तुमने, मैं अभी देखो, एक एक लड़के गलती क्या करते हैं, और वो जब याद करते हैं ना तो जो वर्ड लिखा रहता है उसको वो रटते हैं, ये ब्लंडर है। क्योंकि वो वर्ड बदल देगा ना, आप रटते हो ना तो आप समझ नहीं रहे हो। वर्ड का कहीं कोई फिक्स नहीं है कि उसका मीनिंग हर डिक्शनरी में उसको उसके प्रेजेंटेशन का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, उसके प्रेजेंटेशन का वर्डिंग अलग अलग हो जाएगा। अब अगर आप रटने पे लगे हुए हो तो मामला यह है कि आप एक एक टाइप का बिना समझे एक कुछ शब्दों को याद कर रहे हो, और वो शब्द को अगर बदल दिया तो फिर आप फंस जाओगे। इसीलिए मैंने जो लिखा ना, इसको आइडल का मतलब मूर्ति, माइनिया का मतलब अलग समझो, तो ये तुमको हेल्प करेगा। और वो फिर कभी भी देगा ना तो मूर्ति का कुछ ना कुछ तो मीनिंग वर्ड इंग्लिश में देगा ही देगा, ये तुमको हेल्प करेगा। अब जरा आप सोचिए कि आपके पास जितने भी 50 50 55 60 वर्ड्स होंगे, आपको इसमें से कितने वर्ड्स याद आ रहे हैं। अब इनको याद करना होगा तो जार्गन जो है, जो टिपिकल वर्ड्स हैं, उनको तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे देता हूं, ताकि वीडियो आपके साथ रहेगा, पीडीएफ आपको दे रहा हूं, ताकि जब आपको लगे इसको देखने के बाद, तो फिर उसके बाद वीडियो सुन के तुम कंफर्म कर सकते हो कि जो तुमको मीनिंग याद आ रहा है वो सही है कि नहीं है। आई होप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्थिति आप समझे होंगे, एक अप्रोच मिला होगा आपको, और आप उसके अनुसार आप वर्कआउट करोगे। अपने आइडियाज जरूर बताना, हाउ डिड यू फील, मैं इंतजार करूंगा। चलो, थैंक यू।